तो देखिए, शुभ समाचारों की शुरुआत आज करेंगे उन दो तस्वीरों के साथ जिनमें एक तरफ अवैध बाइक्स हैं तो दूसरी तरफ देखिए अवैध हथियार। एक तस्वीर अमेरिका के न्यूयॉर्क की है देखिए, और दूसरी तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की। और दोनों तस्वीरों में खास बात यह है कि दोनों जगह योगी का बुलडोजर मॉडल साफ तौर पर नजर आ रहा है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे न्यूयॉर्क में बाइक्स को बुलडोजर ने उन पर धावा बोल दिया और कैसे एक एक करके बाइक को चकनाचूर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखिए अवैध हथियारों पर रोड रोलर की चढ़ाई की जा रही है। ये अवैध हथियार पुलिस ने कुछ सालों में पकड़े थे, जिनका नाम और निशान मिटाने के लिए उस पर रोड रोलर चढ़ाया जा रहा है। जब से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ने अवैध बस्तियों से लेकर अवैध निर्माण पर धावा बोला है, तब से ये मॉडल योगी के नाम से ही हिट हो चुका है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर न्यूयॉर्क में बुलडोजर ने बाइक्स को क्यों रौंदा है। दरअसल न्यूयॉर्क में जो हुआ उसने एक बार फिर से यूपी के सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल की याद दिला दी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यूपी में अवैध इमारतों और कब्जे पर बुलडोजर चला, तो वहीं न्यूयॉर्क में ऐसी बाइक्स को बुलडोजर से रौंद दिया गया है जो कच्ची सड़कों पर चलने लायक हैं, बेइंतहा शोर और प्रदूषण फैलाती हैं। न्यूयॉर्क पुलिस ने ऐसी 100 से ज्यादा बाइक्स को जब्त किया था और इसके बाद उन्हें बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया गया है। हिंदुस्तान में आपने अवैध कब्जे, अवैध निर्माण और शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलते, जेसीबी चलते अक्सर देखा है, लेकिन बाइक्स पर बुलडोजर चलाने की जो तस्वीर न्यूयॉर्क से सामने आई है, वैसी मिसाल शायद कहीं और नहीं मिलती। न्यूयॉर्क पुलिस ने ऐसी 2000 गाड़ियां एक साल में पकड़ी हैं, जिनमें अभी 100 से ज्यादा पर कार्रवाई हो गई है। न्यूयॉर्क प्रशासन के मुताबिक इस तरह की बाइक्स न सिर्फ अवैध हैं बल्कि बेहद खतरनाक भी हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कैसे देखिए बाइक्स के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। हालांकि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो भारत की राजनीति में बड़ी आम होती चली जा रही है। यूपी में हम देख रहे हैं कि बुलडोजर मॉडल किस तरीके से शोर मचा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें न्यूयॉर्क की हैं जहां पर बाइक्स पर बुलडोजर चलाया गया है। बताया गया है कि ये जो बाइक्स हैं वो पहले चयनित की गई हैं और ये बाइक्स इसलिए डिस्कार्ड की गई है क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। Dirt bikes and ATVs, they are not only a nuisance and an annoyance to us, but they're extremely dangerous. And we know that. We see them all the time, and we hear them all times at night. We see the large numbers that are moving throughout our street, and we want to be clear that this is not acceptable. The NYPD heard the call, and they did a Herculean task to get rid of these loud, intimidating, and dangerous and illegal dirt bikes and ATVs that are on our street. And for years, we've witnessed what happens when they go under control or we do not enforce. They continue to grow over and over again. And I'm not going to give up on my promise and commitment to rid our streets of these. तो देखिए, हाल ही के दिनों में बुलडोजर मॉडल की चर्चा कम से कम भारत की राजनीति में तो जोर शोर से होती है। हालांकि इसे लेकर सवाल भी कम नहीं है, लेकिन लोगों को योगी का ये मॉडल खूब पसंद आ रहा है। न्यूयॉर्क में चले बुलडोजर की तस्वीरें देखकर लोग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बुलडोजर मॉडल को अब याद कर रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं यूपी के कौशाम्बी, जहां पर पुलिस के मालखानों के भीतर पड़े पुराने अवैध असलहों को बड़ी फिल्मी स्टाइल से नष्ट किया गया है। इन हथियारों को नष्ट करने के लिए पहले रोड रोलर बुलाया गया और फिर हथियारों पर रोड रोलर दौड़ पड़ा। ये तो अवैध हथियार थे जो कोर्ट में मुकदमे के खत्म होने के बावजूद थाने में पड़े हुए थे। आपको दिखाते हैं इसकी तस्वीरें। रोड रोलर का इस्तेमाल आपने अब तक या तो सड़क बनाते या फिर अवैध शराब की शीशियों को चकनाचूर करते हुए ही देखा हो, लेकिन अब उसका इस्तेमाल अवैध हथियारों को रौंदते हुए भी आप देख सकते हैं। तस्वीरें कौशाम्बी जिले की हैं, जहां जब्त हुए अवैध हथियारों की खेप को रौंदता ये रोड रोलर थानों के मालखानों का बोझ कम कर रहा है। इन हथियारों को चूरा कर
वो न केवल पुलिस थानों में बेवजह जगह घेरे इन हथियारों की जगह को खाली कर रहा है, बल्कि जरायम की दुनिया को नया पैगाम दे रहा है कि अवैध हथियारों का हश्र यही होना है। खास बात यह है कि इन हथियारों को नष्ट करने से पहले इन्हें पहले खुले में लाया गया, इनकी सील तोड़ी गई और फिर इन्हें करीने से रोड रोलर के रास्ते में बिछा दिया गया। ये कवायद की गई है यूपी के कौशाम्बी जिले में, जहां कोर्ट से निस्तारित हुए मुकदमों के बाद अवैध हथियारों की खेप को नष्ट करने का ये रोड रोलर फॉर्मूला इजाद किया गया है। इसमें कुल 160 हथियार थे जिन्हें इसी तरह से नष्ट कर दिया गया। इसमें तमंचा, कट्टा और 12 बोर की पुरानी बंदूकें शामिल थीं। इस दौरान एसपी, एएसपी और एसडीएम मौजूद रहे। सिर्फ हथियारों को ही नहीं, बल्कि इनके साथ बरामद हुए कारतूसों को भी नष्ट करने में कोताही नहीं बरती गई। इस पूरी कार्रवाई को खुद एसएसपी अपनी निगरानी में पूरी कराते दिखे। नष्ट किए गए हथियारों को गलाने की कार्रवाई भी की गई, जिसके बाद इस लोहे को इकट्ठा करने की तैयारी है। बकौल पुलिस अधीक्षक, ये कार्रवाई एक मुहिम के तहत की गई है। सदर मालखाने में करीब आज 152 शस्त्र थे, जिसमें तमंचा, कट्टा और 12 बोर की जो पुरानी बंदूकें हैं और तमाम तरह के जो भी अवैध तरीके से जो शस्त्र बनाए जाते हैं, वो सारे शस्त्रों को कमेटी के द्वारा इनको डिस्पोजल किया गया था। और आज इनको विनष्टीकरण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पे की गई है, जिसमें रोड रोलर को चला के इन सभी को पहले इनको तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद में फिर इसको अच्छे से गला के और फिर इनका जो इसको पूरी तरीके से नष्ट करके उनको लोहे में तब्दील किया जाएगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश में इस समय अवैध शब्द पर खासा जोर दिया जा रहा है। खासकर सरकारी सिस्टम की टेढ़ी नजर इस पर है। फिर चाहे वो अवैध निर्माण हो, अवैध गाड़ियों का स्टैंड हो या फिर अवैध हथियारों का जखीरा, अवैध पर जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और शुभ समाचारों में बात अब राष्ट्रपति चुनाव की। अगले महीने की 25 तारीख को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 29 जून को पर्चा भरने की आखिरी तारीख है। इस बीच एनडीए ने झारखंड की राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। कल दिल्ली में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके नाम पर मोहर लगा दी। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन जाती हैं तो वे देश की पहली आदिवासी होंगी जो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएंगी। उनका राष्ट्रपति बनना आजाद भारत के इतिहास में अपने आप में एक बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है। द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। तो वहीं आज सुबह सुबह द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना करते हुए नजर आई। तो एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित होने के बाद झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू देवी देवताओं का शुक्रिया अदा करने के लिए मंदिर पहुंची। आज सुबह सुबह वो ओडिशा के रायरंगपुर में आदिवासियों के पूजा स्थल जाहिरा पहुंची, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की, देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा जाहिर की। शिव मंदिर भी पहुंची और मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की और अपनी श्रद्धा प्रकट की। इससे पहले वो रायरंगपुर में ब्रह्म कुमारी आश्रम भी पहुंची। राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उन्हें सरकार ने Z+ सुरक्षा दे दी है। तो ये तस्वीरें जब द्रौपदी मुर्मू मंदिर पहुंची और भगवान शिव की आराधना की और देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी उनकी तरफ से की गई है। एनडीए ने कल द्रौपदी मुर्मू को एनडीए का उम्मीदवार घोषित किया है। तो देखिए, द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर एक तरफ पार्टी ने आदिवासियों को साधने का पूरी तरीके से काम किया है, वहीं दूसरी तरफ से देखिए महिला सशक्तिकरण को लेकर भी
बड़ी लकीर खींच दी है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हैं ओडिशा के रायरंगगंज में विधायक रह चुकी हैं और वो पहली ओडिया नेता हैं जिन्हें राज्यपाल बनाया गया। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसा रहा है द्रौपदी मुर्मू का अब तक का सियासी सफर। देखिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से साफ हो गए हैं। विपक्ष की तरफ से जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी के नेता रहे यशवंत सिन्हा के नाम का ऐलान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने झारखंड की राज्यपाल रहीं और पार्टी की आदिवासी चेहरा द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मुहर लगा दी है। 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति का चेहरा दुनिया के सामने होगा। मंगलवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग में राष्ट्रपति पद के लिए नामों पर मंथन किया गया, जिसमें मुर्मू के नाम पर सहमति बन गई। मुर्मू अगर जीत जाती हैं, तो वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। वर्तमान टेलीविजन न्यूज देखिली वर्तमान किसी कहवा को चाहे ना। परवर्ती समय में आपण जहाँ भी बाइट देवी वर्तमान नुह है कहीं आपण को धन्यवाद। आप कष्ट कर माना जा रहा है कि 25 जून को मुर्मू अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं। मुर्मू के बतौर प्रत्याशी नाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की रहने वाली हैं। यहां 20 जून 1958 को उनका जन्म मयूरभंज जिले में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद बतौर शिक्षक उनके करियर की शुरुआत हुई। सियासत में मुर्मू की एंट्री 1997 में पार्षद का चुनाव जीतकर हुई। रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक चुनी गई। मार्च 2000 से 2002 तक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रहीं। वाणिज्य परिवहन विभाग का जिम्मा उठाया। मई 2002 से मई 2004 तक राज्य मंत्री रहीं। मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग मिला। 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार जीता। मई 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया, जहां वो 2020 तक इस पद पर रहीं। वो झारखंड की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनी। खास बात यह है कि वो ओडिशा की पहली महिला नेता हैं जिनकी सियासी यात्रा में वो गवर्नर के पद तक पहुंची हैं और अब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी हैं। मुर्मू की उम्र 64 साल है। मुर्मू अगर चुनाव जीतने में कामयाब होती हैं, तो वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले प्रतिभा सिंह पाटिल पहली राष्ट्रपति रह चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान के बाद उन्हें बधाई देने का तांता लग गया है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। सभी नामों पर चर्चा हुई, विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन कुल मिलाकर के ये बात सामने आई कि हमें प्रत्याशी के रूप में कोई पूर्व से ढूंढना चाहिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र से ढूंढना चाहिए और हो सके और हमारा प्रयास हो महिला को हमको स्थान देना चाहिए। और आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। ये फैसला कि जनजातीय समाज की बहन अब देश की राष्ट्रपति होगी, इसने पूरे देश को आनंदित तो किया ही है, गौरव से भर दिया है। और विशेषकर जनजातीय समाज के लिए तो ये अत्यंत गर्व का विषय है कि देश में पहली बार जनजातीय समाज से राष्ट्रपति होगा। जनजातीय राष्ट्रपति
महिला राष्ट्रपति, देश के पूर्वी भाग से राष्ट्रपति। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार की घोषणा की गई है। मैं इस घोषणा का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि वो राष्ट्रपति पद के लिए बहुत सक्षम और योग्य उम्मीदवार हैं। एक सामान्य पार्षद से उनका जीवन प्रारंभ हुआ। जीवन भर वो महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी समाज के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए संघर्ष करती रही। विभिन्न जिम्मेवारियों को उन्होंने निर्विवाद रूप से संभाला है और इस पद पर भी वो सफलतापूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन कर सकेंगे। और अब बात ट्रेन से तीर्थ के सफर की कर लेते हैं। भारतीय रेल की ओर से देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज से रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने के लिए भारत गौरव ट्रेन का ऐलान किया था। इसकी जिम्मेदारी देखिए रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे, खानपान और पर्यटन निगम यानी IRCTC को दिया था। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से तीर्थयात्री नेपाल के जनकपुर जा रहे हैं। ट्रेन में टूरिस्ट के लिए ताजा शाकाहारी भोजन के लिए एक पेंट्री का भी विशेष रूप से इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही देखिए इंफोटेनमेंट सिस्टम, CCTV कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड सर्विस भी उपलब्ध कराई गई है। आपके सामने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से जुड़ी ये 6 तस्वीरें और इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि श्रद्धालुओं के उत्साह को कैसे आप समझ सकते हैं कि कितना डबल होने जा रहा है। फूलों और गुब्बारों से सजी ये ट्रेन कुछ खास है। खास इसलिए है क्योंकि देश की ये पहली भारत गौरव ट्रेन श्री रामायण यात्रा के लिए रवाना कर दी गई है। मौका खास था, इसलिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो सफर के दौरान भगवान श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों की सैर कराएगी, जिसके तहत इसका पहला पड़ाव अयोध्या होगा। आप अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको भगवान राम और साथ में भ्राता लक्ष्मण जो है उसकी झांकी नजर आएगी और साथ में आपको यहाँ पर वानर भी नजर आएंगे। अगर थोड़ा सा आप देखना चाहें तो साफ है कि जिस तरीके से राममयी माहौल बनाने की कोशिश की गई है इस ट्रेन के अंदर, वो सीधे तौर पे समझाती है कि 18 दिन के इस पूरे कार्यक्रम में हर तरीके से भक्तों को ये लगना चाहिए कि वो एक ऐसी तीर्थ यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो शायद भविष्य में उनको कभी भी मौका नहीं मिल पाए। ये ट्रेन अपने 18 दिन के सफर में 8000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस सफर में यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए इसमें खाने पीने और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। सरकार की इस पहल से यात्री भी बेहद उत्साहित दिखे। 18 दिन की यात्रा, भगवान राम के तमाम तीर्थों का दर्शन आपको करने का मिलेगा। कितनी एक्साइटेड है? अच्छी, बहुत एक्साइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी यात्रा हो गई, बहुत अंदर से इतना आनंद महसूस हो रहा है कि कुछ बता नहीं सकती हूँ मैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं इंदौर से आई हूँ। इंदौर से आप? हाँ। और ये पहली बार इतनी लंबी यात्रा पे? हाँ, पहली बार। ट्रेन को अलग लुक देने के लिए इसके बाहरी हिस्से पर पेंटिंग के जरिए धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को दिखाया गया है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से ये ट्रेन चलाई जा रही है। हमारे यहाँ तो कण कण में, हर शहर में, हर गांव में इतनी सांस्कृतिक धरोहर है, इतनी बड़ी विरासत है कि अगर हम दिखाने जाएं तो किसी व्यक्ति की, कोई टूरिस्ट का पूरा टूर सिर्फ भारत की विरासत को देखने में निकल जाए। तो क्यों न रेलवे एक ऐसा माध्यम बने जिसमें हम अपनी विरासत को दिखा सकें। IRCTC ने इस 18 दिन की यात्रा के लिए 62,370 रुपए प्रति व्यक्ति का किराया तय किया है। इस टूर पैकेज की कीमत में यात्रियों को रेल यात्रा के अलावा स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन, बसों से पर्यटक स्थलों का भ्रमण, AC होटलों में ठहरने की व्यवस्था, गाइड और इंश्योरेंस आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि यात्रियों के सफर को यादगार बनाया जा सके। वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
आइए आपको बताते हैं कि भारत गौरव ट्रेन आपको कहां-कहां के दर्शन करवाएगी और तीर्थ यात्रियों के लिए इस ट्रेन को शुभ यात्रा का संयोग आखिर क्यों कहा जा रहा है। ये ट्रेन अयोध्या पहुंच रही है, जहां उतरकर श्रद्धालु राम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट, नंदीग्राम, भरत हनुमान मंदिर और भरत कुंड के दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद इस ट्रेन का जो अगला पड़ाव है वो जनकपुर होने वाला है। जनकपुर नेपाल में स्थित है और यहाँ पर श्रद्धालु राम जानकी मंदिर के दर्शन करने वाले, मतलब कि राम, हनुमान और साथ साथ सीता मैया के दर्शन भी ये ट्रेन करवाने वाली है। बिल्कुल, देखिए भारत गौरव यात्रा का तीसरा पड़ाव जो है सीतामढ़ी होगा। यहाँ पर देखिए यात्रियों को जानकी मंदिर और पुराना धाम के दर्शन करने की सुविधा मिलने जा रही है। इसके बाद देखिए ट्रेन बक्सर रुकेगी, जहाँ श्रद्धालु राम रेखा घाट, रामेश्वरनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे, जो बहुत ही पुण्य माने जाता है। बक्सर के बाद जो अगला पड़ाव है इस ट्रेन का वो वाराणसी होने वाला है, जहां पर तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर के अलावा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे और गंगा आरती में भी शामिल हो सकेंगे। अगर आप अलग से दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको वाराणसी में इन सारी जगहों पर घूमने के लिए पहुंचना होता है, लेकिन ये ट्रेन देखिए कितने सारे पड़ाव से गुजरती हुई वाराणसी पहुंचेगी। भारत गौरव यात्रा का अगला पड़ाव वाराणसी के बाद प्रयागराज होगा, जहां पर भक्त सीता समाहित स्थल, सीतामढ़ी, भारद्वाज आश्रम के अलावा गंगा यमुना संगम और हनुमान मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, देखिए इसके बाद ट्रेन का श्रृंगेरपुर पहुंचेगी, जहां उनका स्टॉप होने वाला है और जहां पर भक्तों को श्रृंगी ऋषि आश्रम, शांता देवी मंदिर और राम चौरा जाने का भी मौका मिलेगा। जी हाँ, ट्रेन इसके बाद देखिए चित्रकूट पहुंचेगी, जहां भक्त जो है गुप्त गोदावरी, रामघाट, सती अनसुईया मंदिर के दर्शन करेंगे। भारत गौरव यात्रा का अगला पड़ाव नासिक होगा, जहां पर भक्त त्र्यंबकेश्वर मंदिर, इसके अलावा पंचवटी, सीता गुफा, कालाराम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। तीर्थ यात्रा के लिए चलाई गई ये विशेष ट्रेन हम्पी भी जाएगी, जहां पर रुककर यात्री अंजना नाद्री पहाड़ी, विरूपक्षा मंदिर और विट्ठल मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। और उसके बाद देखिए ट्रेन का अगला पड़ाव जो है रामेश्वर होने जा रहा है, जहां उतरकर श्रद्धालु रामनाथ स्वामी मंदिर और धनुष कोठी के दर्शन कर पाएंगे। ट्रेन कांचीपुरम भी रुकने जा रही है और यहां श्रद्धालुओं को विष्णु कांची के अलावा शिवा कांची और कामाक्षी अम्मान मंदिर जाने का भी सौभाग्य मिलने जा रहा है। इसके बाद ट्रेन भद्रचलम भी जाएगी, जहां पर उतरकर श्रद्धालु श्री सीताराम स्वामी मंदिर, अंजनी स्वामी मंदिर में मत्था टेक सकेंगे। तो ये वो तमाम पड़ाव हैं जिससे गुजरती हुई ट्रेन आपको दर्शन करवाने वाली है और देखिए एक ही बार में आप कितनी जगहों को एक साथ कवर कर सकेंगे और यही कारण है कि 90% से ज्यादा लोगों ने इसमें बुकिंग करवाई है। बिल्कुल, इसी के साथ एक और यात्रा की बात कर लेते हैं। देखिए 19 मई से शुरू हुई हेमकुंड साहिब की यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। पिछले दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के चलते यात्रा थोड़ी रोकनी पड़ गई थी। इस दौरान गोविंद घाट और घांगरिया के गुरुद्वारों में भक्तों को रुकना पड़ा था। धूप खिलने से मिली उनको जो राहत है, उससे यात्रियों ने जो बोले सोनेहाल और तमाम जयकारों से ये गुरुद्वारे गूंज उठे। देखिए मौसम ने करवट ली, धूप खिली और ठंड से थोड़ी राहत मिली तो हेमकुंड साहब के दर्शन को फिर चल पड़ा भक्तों का काफिला। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीने पूरे हो गए। इस दौरान मौसम की मुश्किलों के बाद भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। प्रशासन की ओर से भी लोगों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। 3 दिनों पहले भारी बर्फबारी के चलते यात्रा को घांगरिया और गोविंद घाट में रोका गया था। हालांकि इसके बावजूद कई श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा जारी रखी। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते पहले भी कई बार इस यात्रा को रोकना पड़ा था। मौसम ठीक होते ही जो बोले सो निहाल के नारों के साथ भक्त फिर निकल पड़ते हैं हेमकुंड साहब की ओर। गोविंद घाट और घांगरिया से 7500 से ज्यादा भक्त यात्रा के लिए रवाना हुए। 22 मई से भक्तों के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए गए थे। वहीं 19 मई को हेमकुंड साहब के लिए पहला जत्था रवाना हुआ। तब से अब तक यहां भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस पवित्र धाम पर पहुंचने के लिए बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं
सभी में उत्साह है। उम्मीद है मौसम की मेहरबानी यूं ही बनी रहेगी और भक्त हेमकुंड साहब की यात्रा आसानी से कर सकेंगे। जोशी मठ से कमल नयन सिलोरी के साथ गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, बर्फबारी ने यहाँ पर तो यात्रा को रोका था, लेकिन बर्फबारी के रुकने की वजह से एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई है। लेकिन कई जगहों पर इस वक्त वैभव बर्फबारी जारी है और लोग इसका मजा लेने के लिए पहुंच भी रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, आपका कुछ प्लान है इसका? मैंने प्लानिंग की थी तो मैं सच बताऊं, लेकिन मैंने अब कैंसिल कर दी क्योंकि मौसम बहुत धोखेबाज हो चुका है। जब भी आप जाओगे सर्दी होगी, बारिश होगी, बरसात होगी, हिमपात भी होगा, लेकिन बाद में रुक जाएगा। मैंने कैंसिल कर दिया। चलिए, तो कुछ लोग पहुंच रहे हैं इस बर्फबारी का मजा लेने के लिए। सैलानी जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं, पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खासतौर पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। उत्तरी कश्मीर में बांदीपोरा की गुरेज घाटी में हिमपात के बाद बर्फ की सफेद चादर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। प्रदेश के कई इलाकों में इस वक्त जोरदार बारिश का दौर भी जारी है, लेकिन गुरेज इलाके में बर्फ पड़ने के बाद एक नजारा अलग हो जाता है। ये बेमौसम बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए भले ही थोड़ी परेशानी का सबब बन गई हो, लेकिन सैलानियों के लिए सौगात से कम नहीं है, जिन्हें गर्मी में भी बर्फ का दीदार करने का मौका मिल रहा है। बर्फबारी के चलते इन इलाकों में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। और इसी के साथ आपको एक संत की बहुत अनोखी तपस्या की कहानी दिखाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक पहाड़ी पर रहने वाले साधु ने अपनी मेहनत से इलाके को पूरी तरीके से हरा भरा बना दिया। जी हां, 2011 में पुरुषोत्तम दास ग्वालियर से अतर्रा गांव गए। यहां उन्होंने बंजर पड़ी जमीन पर आंवला, नींबू, सतावर, नारियल जैसे करीब 10,000 पौधे लगाए, जो अब है पेड़ में तब्दील हो चुके हैं और जो पूरा इलाका है वो ग्रीन हो चुका है। देखिए, एक साधु की कड़ी मेहनत का नतीजा है ये हरे भरे पेड़, जिन्हें पौधे से वृक्ष बनाने के लिए पुरुषोत्तम दास ने 11 साल दिन रात मेहनत की, तब जाकर निवाड़ी जिले के इस इलाके की तस्वीर बदली। पृथ्वीपुर तहसील के अतर्रा गांव के एक छोर पर सिर्फ चट्टानें थी, जहां एक समय हरियाली का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन पुरुषोत्तम दास ने हार नहीं मानी और उन्होंने पथरीली जमीन का सीना चीरकर पौधे लगाने शुरू कर दिए। गर्मी के मौसम में इन पौधों की प्यास बुझाने के लिए बाल्टी से पानी भरकर सिंचाई की। जमीन बिल्कुल बंजर थी, पूरा पत्थर है नीचे, माटी का तो झावान ताजा माटी के टांटा लगा जाए पौधा। जमीन में कुछ दम नहीं थी। पानी के भरोसे सूखे में हाथों से पानी डाल डाल के ड्रम से पानी डाला है। पुरुषोत्तम दास ने बताया कि वो 2011 में ग्वालियर से अतर्रा गांव आए थे, जहां उन्होंने सैकड़ों की संख्या में औषधि वाले पौधे लगाए, जिनके जरिए वो लोगों का इलाज भी करते हैं। कोरोना महामारी के दौर में भी उन्होंने इन्हीं जड़ी बूटियों के जरिए लोगों का इलाज किया था। दूसरी बात ऐसे कहा कोरोना फैला हुआ था, तो कोरोना में बहुत से लोग मरीज आए, उनको दवाई फ्री दी, कोई पैसा नहीं लगे। अब वो बहुत मरीज आते कई जो बीमारियों के, उनकी दवाई। इतना ही नहीं, प्रकृति प्रेमी पुरुषोत्तम दास लोगों की मदद से बंजर इलाके में तालाब का गहरीकरण भी करवा चुके हैं, जिसके पानी का इस्तेमाल इलाके के लोग करते हैं। निवाड़ी से मयंक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राजस्थान के बाड़मेर में मंदिर ट्रस्ट ने पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा संदेश दिया है। ट्रस्ट की तरफ से एक पेड़ को बचाने के लिए मंदिर का नक्शा ही बदल दिया गया है। यही नहीं, पेड़ की हिफाजत में लाखों रुपए भी खर्च किए गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। इस तस्वीर का मकसद बहुत बड़ा है। इस तस्वीर में छिपा एक संदेश सभी को सोचने की वजह देता है। तस्वीर बाड़मेर की है। दरअसल इस तस्वीर में आप एक पेड़ को देख रहे हैं। ये खेजड़ी का पेड़ है, जिसे एक क्रेन की मदद से सहारा दिया गया है। इसके वजूद पर खतरा मंडरा रहा था,
मंदिर निर्माण के लिए। लेकिन मंदिर के ट्रस्टी ने फैसला किया कि पेड़ को बचाया जाएगा, भले ही लाखों रुपए क्यों ना खर्च हो जाएं। नतीजा नक्शा ही बदल दिया गया। अब इस पेड़ को बचाए रखते हुए मंदिर की फाउंडेशन रखी जा रही है। ऐसे में पेड़ को नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए क्रेन मंगाकर पेड़ को सहारा दिया गया है। इधर हमारे खेजड़ी नक्शे के बीच में आ रही थी, तो हमने सोमपुरा को बोला भाई हमारा ये वृक्ष बचना चाहिए, नक्शा तो हमारे को चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने नक्शा चेंज करा, कुछ लागत भी बढ़ी। खेजड़ी के हमने एक खंभा लगाया, पहले रस्से से बांधी। कल जब बरसात का मौसम देखा तो हमने ये हाइड्रो बुलवाए, 1-2 जेसीबी बुलवाई, साइड में खुदवाई कराई। ट्रस्ट ने विचार विमर्श किया, जिसके बाद फैसला हुआ कि कितने भी पैसे खर्च हो जाएं, कितने भी दिन इस कवायद में लग जाएं, लेकिन इस पेड़ को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। हमारे को जिस दिन पर जो सोनपुरा है उसने बोला ये खेजड़ी अंदर आएगी, आपको हटाना पड़ेगा। आप जैसे इसको खेजड़ी को बाहर किधर भी हटा दो और 10 पौधे लगा दो। हम बोले हम खेजड़ी को हटाएंगे नहीं, बिल्कुल हमारे को नक्शा चेंज कर लो, जमीन कितना भी खराब हो उसका कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने वापिस हमारे को प्लान बना कर दिया कि खेजड़ी के हटाकर 5 फुट इधर कर दिया मंदिर को। मरु प्रदेश के रूप में पहचाने जाने वाले राजस्थान में पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठता रहा है। यहाँ प्राइवेट कंपनियां पेड़ों की कटाई को लेकर लोगों के निशाने पर आती रही हैं। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से एक पेड़ को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने का फैसला यकीनन एक बड़ा संदेश देता है, समझदारी का भी, पर्यावरण के प्रति प्रेम का भी। बाड़मेर से दिनेश बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अनिल कपूर अपनी फिटनेस को लेकर हर किसी को चौंका देते हैं। आप भी कई बार उन्हें देखकर चौंक जाते होंगे। 65 साल की उम्र में भी वो अच्छे यंगस्टर्स को मात दे रहे हैं और यही वजह है कि लोग फिल्मों से ज्यादा उनकी फिटनेस के दीवाने हैं। अनिल कपूर बॉलीवुड के उन एक्टर्स में हैं जिन पर बढ़ती उम्र का कोई असर नहीं है। उनकी बॉडी इस कदर फिट नजर आती है कि यंग एक्ट्रेस भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। अनिल कपूर ने योग दिवस पर अपनी कुछ तस्वीरें साझा की, जिसमें एक्टर योग आसन करते दिखाई दे रहे हैं। इन फोटोज में एक्टर वरुण धवन ने अनिल की फिटनेस को देखकर चुटकी ली है। वरुण धवन ने अनिल कपूर से कमेंट कर पूछा है कि सर आप एलियन हो क्या? अनिल कपूर अक्सर अपने वर्कआउट के वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ साझा करते रहते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी एक धांसू एक्टिविटी का एक वीडियो शेयर किया था, जिसे फैंस खूब पसंद भी कर रहे थे और उसे देखकर चौंक भी गए थे। 65 की उम्र में अनिल स्प्रिंटिंग यानी कि तेज दौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। एक इंसान में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और हौसला हो तो उम्र भी आड़े नहीं आती। किसी भी उम्र में वो कुछ भी हासिल कर सकता है। चरखी दादरी के गांव कादमा की रहने वाली 105 साल की रामबाई ने इस बात को सच साबित कर दिखाया। रामबाई ने हाल ही में गुजरात के वडोदरा में हुई राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया। राष्ट्रीय ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वो इस उम्र की इतनी तेज दौड़ने की महज 45.40 सेकंड में 100 मीटर की रेस को पूरा कर ली उन्होंने और अब कीर्तिमान अपने नाम दर्ज कर दिया। और ये कमाल करते हुए उन्होंने मान कौर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और नया रिकॉर्ड बना दिया। रामबाई के इस उम्र में रिकॉर्ड बनाने और जीत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी उन्हें बधाई दी है, शुभकामनाएं दी। कितने साल के हो गए आप? 104 के। खाना पीना बाद रागो घी दूध दही काम करो उनके मत अपना हाथ फेर गोबर का बटाला देना राखो और काम करे थी। जय बहू बेटो अद्भुती हाँ जी के लिए आए सारे मॉडल है। खुशी हुई, खुशी खूब है हैं? खूब बड़ी है।